तो दोस्तों फाइनली मैं एक कंप्लीट सेट लेकर आ गया हूं आपका 4 तारीख और 6 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, इसी को देखते हुए मैं अपने तरफ से दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ आपका मॉडल पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है वो क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके पास लेकर आ गया हूं। और वो क्वेश्चन आपको नंबरिकल भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। सब्जेक्टिव में आपको 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो आइए सर बिना देर के सबसे पहले मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझाने के प्रयास करता हूं, एकदम साधारण भाषा में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक हमारा ऐसी प्रश्न है रसगुल्ला जो हर साल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें चाहे वो सब्जेक्टिव की बात करें, हर हाल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों हम सभी को चाहिए कि ये सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको आंसर बताऊंगा, कभी भी आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए सर बात करते हैं कि अस्थापन वस्तु क्या है। अस्थापन का मतलब होता है कि एक दूसरे के बदले में जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं अस्थापन वस्तु। क्या बोलेंगे सर? एक दूसरे के बदले में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं ऐसा वस्तु को हम लोग अस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय के बदले कॉफी, याद रखिए, पेंसिल के बदले कलम, है ना भाई। आइए सर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में कि वह वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाई जा सकती है वह अस्थापन वस्तु कहलाती है। वह वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर लाई जा सकती है उससे हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थापन वस्तु। जैसे हमारा कॉफी, जैसे हमारा चाय, ये हमारा चाय और कॉफी क्या हो गया दोस्तों? हमारा अस्थापन वस्तु हो गया भाई। और दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे बोलते हैं? पूरक वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु साथ साथ एक दूसरे को लेकर चलता है उसे हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहा मैंने भाई? वो वस्तु जो एक दूसरे को साथ साथ लेकर चलता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, यानी पूरक वस्तु। जैसे हमारा चाय और चीनी, जैसे हमारा कार और पेट्रोल, जैसे कलम और स्याही। ठीक है, पूरक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो संयुक्त प्रयोग से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कलम और स्याही, कार और पेट्रोल जो साथ साथ चलते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलेंगे सर हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा पूरक वस्तु क्या है और अस्थापन वस्तु क्या है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां से आपके पेपर में हर हाल में क्वेश्चन टपकेगी, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों एकदम मैं आपके सामने फिर से एक साधारण क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ठीक है, एकदम साधारण क्वेश्चन भाई, एकदम साधारण क्वेश्चन जो होती है ना भाई उसे मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ठीक है, आइए सर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। मैंने जिस दिन आप लोगों को YouTube पे वन शॉट का एक वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पे 1.5 घंटा का लगभग क्लास हुई थी, आप लोग जाकर के देखेंगे दोस्तों, वहां पे मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि मुद्रा का कार्य क्या है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1000% की गारंटी देता हूं मेरे दोस्त कि आपके पेपर में हर हाल में छपेगी भाई। याद रखिएगा, आपके पेपर में मैं 1000% की गारंटी देता हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1000% की गारंटी के आपके पेपर में छपेगा भाई। ठीक है, आइए तो मुद्रा के कार्य क्या है? मैंने आपको बताया था सर 4 कार्य बताया था कि हम सामान का लेन देन कर सकते हैं, बताए थे यानी भाई कि हम इससे भविष्य रूप में पैसा को, दोस्तों मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा, कि इसे हम भविष्य के रूप में संचित रूप में रख सकते हैं ताकि कल दिन हम बुढ़ापा हुए तो इस बुढ़ापे से पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, या कल दिन हम भविष्य में दोस्तों इस पैसा को जमा करेंगे तो कल दिन जाकर मेरे बेटी की शादी हो तो पैसा को निकाल सकते हैं। तो मैंने 4 काम बताए थे, तो ये 2 मार्क्स का पूछा जाएगा तो आपको 2 ही कार्य बताना है। जैसे पूछा गया विनिमय का माध्यम, मुद्रा का प्रमुख कार्य यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है ना। इस रूप में सबसे अधिक तरल साधन है, याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम मतलब बोलिएगा कि सर हम मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। पहला काम याद रखिएगा, इतना बड़ा जो दिया है ना भाई वो आपको याद नहीं रखना है। पहला याद रखना पॉइंट, विनिमय का माध्यम, मुद्रा से हम पैसाओं का विनिमय कर सकते हैं किसी भी वस्तुओं का। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, मूल्य का मापक। मैंने आप लोगों को बताया था मूल्य का मापक का मतलब क्या होता है कि हम पैसा सही बोलते हैं कि मुझे 4 किलो आटा चाहिए, मुझे 2 किलो
तेल चाहिए, यस या नो, मुझे 4 लीटर दूध चाहिए। याद रखेगा, ये कैसे बोल पाता हूं भाई, पैसा देता हूं ना भाई, पैसे का बदौलत बोल पाता हूं, मेरा जेब में जैसा पैसा होगी वैसा ही मैं उनको बोल पाऊंगा भाई, ठीक है। तो मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक है। आज हर एक वस्तु अथवा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। नहीं भाई, मुद्रा से ही हम वस्तुओं को माप सकते हैं। मेरे पास 10 रुपया होगा तो हम 4 को दिल-रुबा खरीदने नहीं जाएंगे भाई, हम 2 ही को दिल-रुबा खरीदेंगे। गुटखा होती है ना भाई, गुटखा, तो हम 2 ही को खरीदेंगे, 4 को नहीं खरीदेंगे। तो ये कौन तय करता है भाई, तो हमारे पैसा तय कर रही है भाई। कौन तय कर रही है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारे पैसा तय कर रही है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया भाई। एकदम साधारण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, पहले वो क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों जो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम मतलब छपेगा ही छपेगा, समझ रहे बात को। अब आइए सर बात करते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। मैंने आप लोगों को बताया था बाबू रे, सबसे पहले आप लोग कर के बारे में पढ़िए कि कर किसे कहते हैं भाई। सबसे पहले आप लोग ये पढ़िए कि कर किसे कहते हैं, कर के कितने प्रकार होते हैं भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर किसे कहते हैं और कर के कितने प्रकार है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को 100% वाला एक क्वेश्चन दिया था कि बजट किसे कहते हैं, बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों का उल्लेख करें। व्यापारिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंकों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। जो मैं आप लोगों को फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन दिया हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो जो मैं आप लोगों को दोस्तों ये जो सिलेक्टेड सेट दिया हूं, आप लोग याद रखिएगा, इससे हर हाल में आपके पेपर में पूछा जाएगा, हर हाल में, ठीक है। आइए बात करते हैं सर हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या होती है सर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंट है, मुस्कुराकर बात करते हैं। अगर ये कर व्यक्तियों पर लगाया जाता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई, हमारा जो प्रत्यक्ष कर होता है एक दाम में दोस्तों, एक दम पे मेरे भाई आप लोग याद कीजिएगा, एकदम साधारण भाषा में प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्तियों पर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है। समझिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्तियों पर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है, अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर जिस वस्तु पर लगाया जाता है इसके बदले में कोई और व्यक्ति पैसा को जमा कर सकता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा भाई, एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा, एक झटका में याद रखना है, ठीक है। तो ये कर व्यक्तियों पर लगाया जाता है, ये कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, है ना। इन्हें अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को जाकर के क्या करना होता है भाई, जमा करना होता है, उसी व्यक्ति को जाकर के जमा करना होता है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर कि यह दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी मेरे ऊपर लगाया गया, मैंने सामान खरीद के लाया, मेरे ऊपर अगर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर लगाया गया तो मैं इसे ना जमा करके मैं अपने भाई को बोलूंगा जाओ भाग वहां पे जाकर के जमा कर देना, तो आसानी से वो जमा कर सकता है। पर दोस्तों हमारा जो प्रत्यक्ष कर है इसे आप टाल नहीं सकते किसी दूसरे व्यक्ति पर। तीसरा पॉइंट, यह प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील का मतलब होता है कि मेरा जैसा इनकम बढ़ेगा वैसे मेरा टैक्स भी बढ़ेगी। मेरा इनकम 60,000 है, मुझे टैक्स देना पड़ता है 5,000। कल दिन मेरा इनकम 1 लाख का होगा, मुझे देना होगा 10,000। इस बात को याद रखिएगा। क्या मैंने कहा, ये हमारा प्रत्यक्ष कर क्या भाई, हमारा प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्रगतिशील का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर वो कर है, ये हमारा प्रगतिशील नहीं है भाई, ये इस टॉपिक है भाई, याद रखिएगा स्थिर है। आज अगर 10 गो वस्तु का दाम, एग्जांपल देता भाई, अगर ये वस्तु पर अगर 18% जीएसटी लगाया गया है तो हम 10 को खरीदेंगे तब भी दोस्तों हमें 18% ही देना होगा, हमें 20% नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स भरना होगा ज्यादा से ज्यादा। समझ गए भाई। आइए, तो ये प्रगतिशील टैक्स है और कर की दर आय की वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये सामान्यतः अप्रगतिशील है। आपका अगर कलम में 10% जीएसटी लग रहा है तो आपको याद रखेगा दोस्तों, अरे टैक्स लग रहा है तो आपको 10 को कलम खरीदने के बाद भी आपको 10% टैक्स देना होगा, बढ़ेगा नहीं भाई। उदाहरण की हम बात करें तो आयकर, आयकर मतलब इनकम टैक्स। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जितने सारे व्यक्ति सर्विस कर रहे हैं इस धरती पे,
जितने सारे व्यक्ति सर्विस कर रहे हैं सभी व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। जैसे 60,000 सैलरी है तो उनको 55,000 दिया जाता है, 5,000 सरकार काट के रख लेती है। और जब ये 60 साल के बाद 50 साल के बाद जब वो रिटायर होते हैं ना भाई, तो उसे एक ही बार में इतना रोकड़ा दिया जाता है, मतलब उन्हीं के पैसे से उन्हीं को दिया जाता है भाई। तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर, क्या मेरे भाई, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारा जो इनका इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें हमारा बिक्री कर है, उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है भाई। यानी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अमेरिका से कोई सामान खरीद के लाते हैं, तो जैसे हम अमेरिका के भारत के बीच में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो मुझे टैक्स देना होगा। समझ गए दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके पेपर में छप रहा है, छपेगा नहीं, छप रहा है, 100% की गारंटी है भाई। दूसरा क्वेश्चन आइए मेरे भाई, आपके मैं लेकर चलता हूं। आप लोग बार बार कह रहे थे भाई, अफसोस लगता है उस स्टूडेंट्स पर जो इतना बताने के बावजूद भी बोलते हैं कि सर आप नहीं बताया। मुझे अफसोस लगता है दोस्त, ऐसा मत किया कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा मेरे भाई अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था टीएफसी कैसे निकालना है। सॉरी भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि टैक्स की, सॉरी आपका, मैंने बताया था टीबीसी कैसे निकालना है, टीएफसी कैसे निकालना है, टीसी कैसे निकालना है, एबीसी कैसे निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं भाई? आप लोग कहेंगे सर आप बहुत ही प्यारा तरीके से बताए थे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएगी ना, ये 5 मार्क्स का आएगा। कैसे बनाना है? सबसे पहले दोस्तों आउटपुट को हम लोग आउटपुट ही रहने देंगे। अगर आपका आउटपुट ना दिया रहे तो समझ जाए यहाँ पे उत्पादन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट को हम लोग टीसी बोलते हैं, है ना। ये आपका दिया हुआ है भाई, एकदम सीक्वेंस में आप क्या दिया भाई, दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था टीएफसी जो होती है भाई, याद रखिएगा ये आपका गलत दिया भाई, टीएफसी जो हमारा टीएफसी होती है भाई, ये टीएफसी हमेशा स्टेबल होती है। ये स्टेबल कहां से होता है मेरे दोस्तों? तो टीसी में जो हमारा डाटा दिया हुआ होता है पहला वाला, वही डाटा दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होती है भाई, दिया हुआ रहता है भाई। और इसी को हम लोग स्टेबल रखते हैं, अस्थायित्व रखते हैं, अपरिवर्तित होती है भाई। यहाँ 50 है तो सब में 50 होगा। अब याद कीजिए मेरे भाई, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था टीबीसी का, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि टीबीसी का जो फार्मूला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से बताया था कि टीसी माइनस टीएफसी, अगर आपको टीबीसी निकालना है तो टीसी माइनस टीएफसी कर रहा होगा भाई, टीसी माइनस टीएफसी, टीसी माइनस टीएफसी बताए थे ना दोस्तों। अब बात करते, देखिए दोस्तों हमारा टीसी कितना दिया सर 50, और टीसी कितना दिया 50, टीएफसी कितना दिया 50, तो 50-50 इस तरह से दोस्तों अगर आप घटा के दिखाते हैं तो और भी बेटर होगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जगह को देखते हुए अगर आप लोग दोस्तों इस तरह से घटा के दिखाते हैं तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगी और आपको 5 में 5 मार्क्स देंगे भाई, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि 50 में से 50 घटाएंगे 0, 70 में से 50 घटाएंगे 20, 85 में से 50 घटाएंगे 35, इसी तरह से 195 में से 50 घटाएंगे तो 145, 240 में से 50 घटाएंगे तो 190, और 280 में से 50 घटाएंगे तो 230। ये आपको निकालना है। निकालने के बाद आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर यहाँ तक निकाल लेंगे मेरा आंसर बन गया। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ के बाद आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा सर? आपसे पूछा गया था टीएफसी और टीबीसी, याद रखिएगा आपसे पूछा गया था कि मुझे निकाल के दिखाइए टीएफसी और टीबीसी, तो कैसे निकालेंगे सर? गौर कीजिएगा भाई। सॉरी भाई, ठीक है। देखिए मेरे भाई, टीएफसी, सॉरी देखिए दोस्तों टीबीसी हम लोग फॉर्मूला बताए सर, टीसी माइनस टीएफसी, इस तरह से फॉर्मूला भी आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेंगे कि बच्चा चोरी करके लिखा है भाई। इस तरह से जो फॉर्मूला होती है ना भाई, नीचे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों एफसी हमारा जो होती है मेरे भाई, एफसी का मतलब होता है हमारा, एफसी का मतलब होता है हमारा टीएफसी, ठीक है। एफसी का मतलब होता है हमारा टीएफसी, ठीक ना। तो टीएफसी हमारा कितना होगा भाई 50, ठीक है। और आपको टीबीसी तो निकाल के दिखाई दिए भाई, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई। या अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए टीबीसी 0, 20, 35, 50, 100, 145, 190
और 230। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला जरूर नीचे में लिखेंगे, नहीं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा चोरी करके लिखा है भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई, मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया भाई। आइए गुरुजी, अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि मांग के नियम का अपवाद क्या है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बहुत सारा पॉइंट दिया है मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई गौर कीजिएगा, मांग का अपवाद क्या है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने मांग का नियम पढ़ा है भाई, थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। मांग का नियम पढ़ा है कि जब किसी अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की दाम घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन दोस्तों कहता है कि ऐसा नहीं है। कौन कहता है भाई? हमारा बहुत सारे अर्थशास्त्री है, उन लोगों का कहना है कि वैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया। बोले क्यों? बोले देखो, त्योहार में कितना भी वस्तु का दाम बढ़ जाए हम उतना ही खरीदेंगे जितना मेरी जरूरत है। हम शादी में जितना भी मीट का दाम बढ़ जाए हम उतना ही खरीदेंगे जितने मेरी जरूरत है। तो बोल रहे कि मांग का अपवाद है, मांग के नियम का एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो क्या क्या अपवाद है दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर विचार करते हैं कि मांग का नियम कहां कहां लागू नहीं हो सकता है। आइए पहला पॉइंट पे गौर कीजिएगा, भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना, जब भविष्य में किसी वस्तु के मिलने की संभावना नहीं रखती है तो ऐसे परिस्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है, या अधिक मूल्य पर भी उसका मांग अधिक रहती है। जैसे दोस्तों कल दिन जाकर के पता चला, गौर से सुनिएगा, कल दिन जाकर के पता चला कि पेट्रोल 400 रुपया लीटर हो जाएगी, यानी हमारा 1 फरवरी से हमारा 1 मार्च से जो है हमारा पेट्रोल जो है 400 रुपये लीटर हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों पेट्रोल का दाम अभी जितना भी रहे, जैसे 100 150 अभी 100 चल रही है, अगर 200 रुपया भी कर देगी ना तो हम क्या करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा खरीद के रख लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि मामा हमें पता है कि मार्च महीना में ये 400 हो जाएगी। वही कह रहा है कि भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना, जब भविष्य में किसी वस्तु के मिलने की संभावना नहीं रखती है, जब भविष्य में किसी वस्तु की मिलने की संभावना नहीं रखती है तो ऐसे परिस्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी मूल्य बढ़ जाए हम उतना ही खरीदेंगे जितना मेरी आवश्यकता है भाई, ठीक है। दूसरा, जीवन के अनिवार्य वस्तु। मेरे दोस्तों हमें जीवन की बहुत सारी अनिवार्य चीजें हैं मेरे भाई, जिससे हम पैसा के बढ़ने पर, दाम बढ़ने पर भी हम उतना ही खरीदते भाई। जैसे एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों, एग्जांपल देता हूं भाई कि जैसे मान के चलिए मेरे दोस्तों हमारे लिए घड़ी अनिवार्य है। एग्जांपल देता हूं, हमारे लिए क्या भाई, घड़ी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये घड़ी मेरे लिए अनिवार्य होगी तो इसका प्राइस कितना भी बढ़ा दे मेरे भाई, मैं सोनाटा का घड़ी ही पहनूंगा। क्या? लाइम स्टोन का घड़ी पहनूंगा भाई, लाइम स्टोन का घड़ी पहनूंगा, इसका दाम कितना भी बढ़ा क्यों ना दे भाई। समझ रहे बात को? वही कह रहा है कि जीवन के अनिवार्य वस्तु के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। जीवन के आवश्यक वस्तु जैसे चावल, गेहूं आदि के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ने पर भी इनकी मांग में कमी नहीं आती है तथा मूल्य घटने पर भी मांग नहीं बढ़ती है। जैसे दोस्तों आज चावल 20 रुपये किलो है, हमारे घर में रोज 1 किलो चावल पकता है। कल दिन जाकर चावल अगर 40 रुपये किलो हो जाएगा ना तो क्या हमारे घर में चावल आधा किलो पकेगा? नहीं मेरे भाई, हमारे घर में तब भी 1 किलो ही चावल पकेगी। समझ रहे बात को? यानी हमारे कुछ चीजें ऐसी है, जरूरत की चीजें, जिसकी दाम कितना भी बढ़ जाए पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बहुमूल्य वाला छोड़िए, ये आप देखिए, ये पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को छोड़िए, पॉइंट नंबर 4 को देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है भाई? पॉइंट नंबर 4, शादी, त्योहार तथा अन्य विशेष अवसर पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे दोस्तों अभी हमारा होली का त्यौहार आने वाला है, पिछले साल हम लोगों ने 1 किलो रंग खरीदा था भाई, तो और 1 किलो का दाम 200 रुपया था। अगर 1 किलो का दाम अगर 300 रुपया होगा तब भी हम 1 ही किलो खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि आधा किलो ही खरीदेंगे। समझ रहे ना? वही कह रहे हैं कि शादी, त्योहार तथा अन्य विशेष अवसर पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे अवसर पर भी
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी इनकी मांग नहीं घटती है। वस्तु के अवसर में वृद्धि हो जाए कोई बात नहीं है, पर दोस्तों इसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, उपभोक्ता कभी कभी अज्ञातवास भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसे अधिक मात्रा में क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है भाई। नहीं, जैसे दोस्तों अभी हम झारखंड में, हम चले जाएंगे बिहार में, और बिहार में दोस्तों पता चलता है कि बिहार में जो है पेट्रोल 200 रुपये लीटर है, तो क्या मेरे दोस्तों मैं वहां पे नहीं खरीदूंगा, मुझे खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहां जाऊंगा, समझ रहे ना। तो वही कह रहा है, उपभोक्ता कभी कभी अज्ञातवास भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसे अधिक मात्रा में क्रय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला पॉइंट, औद्योगिक मंदी तथा तेज की समस्या भी यह नियम लागू नहीं होती है। औद्योगिक मंदी, ये 4 पॉइंट अगर आप लिख लेते तो काफी है, 4 पॉइंट दोस्तों इनफ होती है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिखना होता है, इसका डेफिनेशन देना होता है, मांग के नियम को परिभाषित करें, समझ रहे ना। इसके बाद मांग के नियम का क्या क्या अपवाद है, इसके बारे में क्या करना भाई, चर्चा करना भाई, समझ गए भाई। उम्मीद करता हूं रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन है सर कि पूर्ति के लोच से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको बताया था पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताया था ना भाई, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है ना। तो इलास्टिसिटी सप्लाई और इलास्टिसिटी डिमांड दोनों का जो डेफिनेशन है दोस्तों वो सेम टू सेम ही होती है, बस पूर्ति के जगह में हमारा मांग आ जाती है भाई, ठीक है ना। आइए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप को पूर्ति लोच कहते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप को पूर्ति की लोच कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगा भाई। कितना आपके पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का छपेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम दिल के दरवाजे में बैठा लीजिए भाई। एक आता है सर मांग की लोच, एक आता है सर पूर्ति की लोच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूर्ति की जगह में क्या लिख देना भाई, मांग लिख देना भाई। क्या लिख देना है, पूर्ति की जगह पे आपको मांग लिख देना भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर बेस्टी और समष्टि। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस पर हम लोग टाइम पास ना करें तो बेहतर होगा भाई, है ना, इसमें टाइम पास ना करें तो बेहतर होगा भाई, ठीक है। अब आइए सर, इस पर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आइए, अब आपसे पूछा गया दोस्तों समस्त मांग और इसके घटकों की परिभाषा दे। समस्त मांग किसे कहते हैं दोस्तों, डिफरेंट एग्रीगेट डिमांड। मैंने आप लोगों को बताया था सर कि एग्रीगेट डिमांड क्या है भाई। एग्रीगेट के डिमांड के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक आप लोग समझने की प्रयास कीजिए भाई। कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु अथवा सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए वस्तु का दाम 5 रुपया है, और यहाँ पे मैंने किसी को सर्विस दिया तो मुझे 10 रुपया दिया। तो दोस्तों जब वस्तु को और सर्विस सेवा को जब हम लोग एक बंडल में बांध देते हैं ना भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं समग्र मांग। एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या भाई, तो बताएंगे सर एग्रीगेट डिमांड। आशा करियो ना रे भाई हमारे बहन कि तोने हमारे बतवा बुझल पा रही, आशा करियो ना दादा, और अच्छा लगता है ना भाई तो मेरे दोस्तों एकदम आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई कि सर हाँ अच्छा लगता है भाई, ठीक है। आइए, तो समस्त मांग क्या है, समस्त मांग को ही दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं समग्र मांग, ठीक ना। तो समस्त मांग किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु अथवा सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं, तथा वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग उपभोग तथा निवेश के लिए की जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग किसी भी वस्तुओं तथा सेवाओं को किस लिए करते हैं भाई, मांग की क्या करते हैं भाई, तो सर उपभोग और निवेश के लिए किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग उसके कुल व्यय को प्रकट करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग उसकी व्यय को प्रकट करती है। जैसे दोस्तों समग्र मांग इक्वल टू कुल व्यय, क्या बोलेंगे सर, समग्र मांग इक्वल टू हमारा कुल व्यय भाई, ठीक है। अब इससे देखिए सामूहिक मांग के घटक की अगर हम बात करें तो अब बंद अर्थव्यवस्था, आप यहाँ पे 2 अर्थव्यवस्था आती है सर, एक हमारा आता है बंद अर्थव्यवस्था और एक आता है सर हमारा खुला अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे सर, एक आता है सर हमारा बंद अर्थव्यवस्था और एक आता है सर हमारा खुला अर्थव्यवस्था, ठीक है। आइए सर हम लोग सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है सर, बंद अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थिति होती है, सिर्फ इसमें हमारा देसी वस्तु होती है भाई, ठीक है।
इसमें क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारा देसी वस्तु होता है। क्या बोल रहा भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा देसी वस्तु होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थिति होती है, एब्सेंट होती है। समग्र मांग का यहाँ पे अगर फॉर्मूला की बात करें, जहाँ पे हमारा बंद अर्थव्यवस्था हो, जहाँ पे विदेशी वस्तुओं का मेरे दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है, वहाँ पे बोल सकते हैं सर कि एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग इक्वल टू उपभोग प्लस इनकम। याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो अब याद रखिए दोस्तों, हमारे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग, कंजप्शन मतलब उपभोग, आई मतलब इनकम, मतलब दोस्तों हमारा आय, ठीक है। अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था सामूहिक मांग, उपभोग, निवेश और आयात और निर्यात का अंतर को बोलते हुए, जहां पे विदेशी वस्तु का लेन देन हो, हमारे देशी वस्तु विदेश जाए, विदेशी वस्तु को देश में लाए, तो इसमें आयात और निर्यात हो रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही है, इसी को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, एडी मतलब दोस्तों हमारा एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, सी मतलब घरेलू उत्पाद, आई का मतलब इनकम, ठीक है। और एक्स का मतलब दोस्तों क्या दिया है, शुद्ध आय, ठीक है। गौर कीजिएगा भाई, एक्स का मतलब क्या दिया है दोस्तों, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, क्या जी जो हमारे दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, जी जो हमारा होती है वो सरकारी उपभोग, एक्स माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, जी का मतलब दोस्तों यहाँ पे सी दिया है, आई दिया है, और इसी को हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं जी के रूप में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और जी का मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों शुद्ध निर्यात, आयात और शुद्ध निर्यात के अंतर को भी हम लोग याद रखिएगा, एक्स माइनस एम बोलते हैं भाई, ठीक है। समझ गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रसगुल्ला। मैं जितना तारीफ करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का उतना कम है भाई, मैं जितना तारीफ करूं मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उतना कम है भाई। इसलिए आप लोग धीरे धीरे दोस्तों समझने की प्रयास कीजिए कि आखिरकार दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाने वाला है भाई। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको अगला नंबरिकल बताने की प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं आपको अगला नंबरिकल बताने की पूरी प्रयास करूंगा भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको अगला नंबरिकल बताने की प्रयास करता हूं, एकदम साधारण भाषा में फिर से समझने की प्रयास कीजिएगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो नंबरिकल मैं बता रहा हूं भाई, ठीक है, प्रगतिशील कर क्या है, अभी तो मैंने आपको डिफिनेशन दिया भाई, है ना। प्रगतिशील कर के बारे में तो अभी मैंने आपको डिफिनेशन दिया कि प्रगतिशील कर के जो हमारे गुण होती है, समानता का सिद्धांत, चूंकि आय के अनुरूप अमीरों को गरीबी की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है तथा गरीबों को कम। देखिए दोस्तों, प्रगतिशील कर का मतलब होता है क्या, मैंने अभी आपको बताया सर, प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि जिससे मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, जैसे हमारा प्रत्यक्ष कर, उसे हम लोग प्रगतिशील कर बोलते हैं। बताए थे ना कि गरीबों पर कम लगाया जाता है और अमीरों पर ज्यादा लगाया जाता है। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में जो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को दिया था ना, वहीं पे तो मैं आप लोगों को डिस्कस करवाया। प्रगतिशील कर का मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी आपका जो टैक्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो समानता का सिद्धांत, आय के अनुरूप अमीरों को गरीबी की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है तथा गरीबों को कम। आय का समान वितरण यह अधिक उचित और निष्पक्ष है क्योंकि इसका लक्ष्य आय में असमानता में कमी को प्राप्त करती है। मतलब कह रहा है जैसा आपका इनकम होगा वैसा ही आपका, जैसे जैसे आपका इनकम होगा, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगी आपका टैक्स घटेगा। सीधा बात याद रखिएगा साधारण भाषा में सर, ठीक है। आइए लोचदार की बात करें, यह कर आय के अनुरूप घटता बढ़ता है भाई, याद रखिएगा। ये आप बताएं ना भाई, ये लोचदार है भाई, हमारा जो प्रगतिशील कर है ये हमारा लोचदार है भाई। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों ये लोचदार इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्तों यह कर जो है वो घटता बढ़ता है भाई, याद रखिएगा। वो आय के साथ कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, आय के साथ कभी घटता है तो कभी बढ़ता है भाई। समझ गए भाई। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाइए। मैं जान जाऊंगा दोस्तों कि आपको 5 मार्क्स और 3 मार्क्स 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे भाई। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना के दिखा दिए तो मैं मान जाऊंगा दोस्तों कि आप लोगों को 5 मार्क्स का नंबरिकल, 3 मार्क्स का नंबरिकल, 2 मार्क्स का नंबरिकल आप चुटकी में सॉल्व कर सकते भाई, ठीक है। चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन बताया था भाई खुली अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने क्या बताया कि जहां पे विदेशी वस्तु को शामिल किया जाता है और देसी वस्तु को ट्रांसफर किया जाता है, इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था।
ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था की जो फॉर्मूला होती है वो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस आई एक्स माइनस जी एक्स माइनस एम। इसे हम लोग कभी कभी जी से भी इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब होता है शुद्ध आय और शुद्ध निर्यात। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन जो मैं दिया हूं इसका आंसर बना के दिखाई भाई। देखते हैं भाई कितने सारे बंदा है जो इस क्वेश्चन का आंसर बनाते भाई। कितना सिंपल दिया है सर, एकदम सिंपल दिया है। जब किसी वस्तु की कीमत 8 प्रति रुपया इकाई हो, वस्तु की कीमत का मतलब बोल रहा है सर कि जब हमारे प्राइस जब 8 रुपया होती है, ठीक है, जब हमारे प्राइस 8 रुपया होती है तो उसकी मांग, यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो इसकी मांग होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा हमारा डेल्टा, ये दोस्तों हमारे P1 है, ये हमारे Q1, क्वांटिटी कितना हो जाती है दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा 500 होती है। चलिए भाई आगे बोल रहा है मेरे भाई कि जैसे जैसे इसकी जैसे दोस्तों वस्तु का मूल्य घटकर 6 रुपया हो जाता है, पहले 8 रुपया था अब हो गया हमारा 6 रुपया, तब लोग इसे कितना खरीद रहा है भाई, तो जैसे वस्तु के दाम घटेगी ना लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे भाई, तो बताएंगे सर हमारा कितना हो जाएगा सर 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है सर मांग की लोच बताइए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या दोस्तों फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। क्या मेरे दोस्त आप लोगों को फॉर्मूला पता है, तो आप कहेंगे सर, ठीक है, आप कहेंगे सर एकदम साधारण भाषा का क्वेश्चन है भाई। देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू। सर डेल्टा क्यू नहीं पता है तो डेल्टा क्यू निकालिए भाई। डेल्टा क्यू निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं अक्सर, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है Q2, याद रखिएगा Q2 माइनस Q1। Q2 कितना दिया सर हमारा 600 दिया है, Q1 कितना दिया सर हमारा 500 दिया है, यानी हम बोल सकते हैं सर हमारा डेल्टा क्यू कितना निकल कर आ गया 100 आ गया भाई। क्या बोलेंगे सर, डेल्टा क्यू हमारा 100 निकल कर आ गया। डेल्टा पी की अगर हम बात करें तो P2, याद रहे P2 माइनस P1, तो कितना आ गया सर 8 माइनस 6, सॉरी भाई 6 माइनस 8 यानी -2, तो आराम से लिखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे -2 इंटू P1 कितना दिया है सर हमारा 8, Q1 कितना दिया है सर हमारा 500। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसको जब काटेंगे ना भाई तो कट जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया भाई, ये 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 कट गया भाई, है ना। जब दोस्तों हमारे पास आया -4/5, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो -0 पॉइंट कितना आएगा मेरे भाई 8 आएगा। तो यही आपका हो गया दोस्तों वस्तु की कीमत रोज एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -0.8, -0.8। समझ गए भाई, इतना आपको करना है। ये पहले मेरे दोस्तों 3 मार्क्स का आता था, ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं ये 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है भाई। पहले 3 मार्क्स का आता था, अभी पता चल रहा है दोस्तों कि ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि रसगुल्ला आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्या दोस्तों आप लोग कर लेंगे? उम्मीद करें ना रसगुल्ला कि आप लोग एकदम साधारण भाषा में जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं ये आप लोग कर लेंगे भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैं फिर से चाहता हूं दोस्तों कि इस पे हम लोग टाइम पास ना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मुद्रा का कार्य क्या है, तो बताएं सर मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, गौण कार्य क्या है, ये सब भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता भाई सीमांत उपयोगिता बता चुका हूं। ठीक है, ये सब जो वस्तु बता दो भाई, मांग के नियम की क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो मांग के नियम की मान्यता क्या भाई, तो मांग के नियम की व्याख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की दाम बढ़ती है तो वस्तु का मांग घट जाती है, दाम घटती है तो मांग बढ़ जाती है, बताए थे ना। तो वही बोल रहा है कि इसका मान्यता क्या क्या है, तो मांग के नियम की व्याख्या में कहा गया है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य की कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, मूल्य की वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मांग के नियम की निम्नलिखित दोस्तों दशाएं होती है, जिसे हम लोग निम्नलिखित बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं भाई। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, मांग के नियम क्या है और मांग के नियम का अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो देखिए मांग के नियम की व्याख्या में सॉरी भाई, मांग के नियम की व्याख्या सॉरी पहला पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए भाई, उपभोक्ता की आय में कोई भी चेंजेस नहीं आना भाई। समझ रहे भाई, मांग की मान्यता क्या भाई, तो बताएंगे सर उपभोक्ता की आय में मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा सर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु का मूल्य जो है याद रखिएगा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो वस्तु की दाम बढ़ेगी
और ना ही घटेगी भाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सर कि उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज अगर कोई लड़की अगर 5 रुपया वाला लिपस्टिक लगा रही है, 5 रुपया तो बहुत सस्ता बोल दे भाई, लड़की लोग बोल रहे मार्क्स कम आ जाए, लड़की लोगों का डिमांड है घर में, पापा पापा कि बोले बेटी की कहेंगे, पापा देख हमारे लिपस्टिक चाहिए, कहे रे एग्जाम है ना, एग्जाम पे ध्यान दो, नहीं पापा हम 6 तारीख को जाएंगे ना एग्जाम देने, तो लिपस्टिक लगा के जाएंगे। हाँ पापा, अरे ऐसा नहीं है, बोले नहीं पापा मार्क्स कम आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है पापा, मेरा लिपस्टिक पे कमी नहीं होना चाहिए। बाप बेटा घबरा जाता है, बाप जो है ना घबरा जाते हैं भाई, समझ रहे, एक बाप घबरा जाता है आपकी बात सुनकर, समझ गए ना। चलिए, तो उपभोक्ता की आदत में और रुचि में फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आज अगर आप 200 रुपए वाला लिपस्टिक लगा रहे हैं तो 200 वाला ही आपको लिपस्टिक लगाना होगा, तब जाकर आप मांग के नियम में कोई मान्यता नहीं होगी भाई, मान्यता होगी भाई। ठीक है, आगे देखिए, अस्थापन्न वस्तु, अभी तो बताए सर, अस्थापन्न वस्तु का मतलब होता है जो हम लोग एक दूसरे के बदले प्रयोग करते हैं भाई, है ना। जैसे दोस्तों चाय के बदले कॉफी पियेंगे, है ना। अस्थापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु निम्न कोटि की नहीं हो, अर्थात गिफिन वस्तु पर यह नियम लागू नहीं होता है। जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये जो 5-6 पॉइंट है ना भाई, इससे आप लोग मेरे भाई जरूर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये जो 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बताया भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता भाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका भाई, मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता देता भाई, ये तो मैं बता ही दिया भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है भाई। ठीक है, ठीक है, व्यापार टेस्ट और व्यापार टेस्ट नहीं भाई, क्या क्या बोल रहे हैं, व्यापार शेष और भुगतान शेष में क्या अंतर है भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अर्थ की बात करें, व्यापार शेष केवल दृश्य वस्तु के निर्यात और आयात का अंतर होते हैं भाई। व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य वस्तु जिसे हम लोग अपने नंगा आंखों से देख सकते हैं, उससे हम लोग आयात और निर्यात जब करते हैं तो इसे हम लोग व्यापार शेष में रखते हैं भाई, समझ गए। भुगतान शेष क्या है सर, भुगतान शेष किसी देश के निवासियों के विदेशी के साथ किए गए समान आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यानी हम कितना रुपया का दूसरे देशों से सामान मंगवाएं, कितना रुपया का हम दूसरा देश हमारे देश से सामान लेकर गए, तो इसी आयात और निर्यात के देश के एक नागरिक के द्वारा, देश के एक निवासी के द्वारा विदेशी से कितना लेन देन हुआ है, इसी के बारे में जो रिकॉर्ड क्या रखा जाता है ना, इसी रिकॉर्ड को हम लोग भुगतान शेष कहते हैं भाई। इसी रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग भुगतान शेष कहते हैं भाई। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 2 की ओर, अवधारणा का स्वरूप। ठीक है, यह एक संकुचित अवधारणा है जो कि भुगतान शेष के चालू खाते का भाग है भाई। ठीक है, ये संपूर्ण चालू खाते हैं जो पूंजी खाते से संबंधित अवधारणा है। ठीक है ना, इसमें देखिएगा, इसमें केवल दृश्य मद शामिल किया जाता है, इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों शामिल किया जाता है। आप देख पा रहे हैं वो भी, और जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो भी। दृश्य मतलब देख, अदृश्य मतलब नहीं। जैसे दोस्तों हम लोग ऑनलाइन में ट्रेडिंग करते हैं, क्या हम लोग उसे देख पाते भाई कि मैंने आज जो रड खरीदा वो कौन से कंपनी का, ये सिर्फ देख पाता हूं, लेकिन रड को देख पाते हैं, टेढ़ा है, लंबा है, छोटा है, नटका है, फटका है, काला है, गोरा है, देख पाते हैं, नहीं देख पाते मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आप ये 2 पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, ये केवल आंशिक लेखक है, इसमें देश के अन्य देशों का साथ आर्थिक संबंधित जानकारी नहीं मिलती। मतलब ये व्यापार शेष में सिर्फ हमारे देश के डाटा के बारे में ही दोस्तों बात किया जाता है, और अगर भुगतान शेष की बात करें तो इसमें हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों के साथ जो व्यापार से जुड़ा हुआ बातें होती है उनका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है भुगतान संतुलन में, भुगतान शेष में भाई। समझ गए भाई, बहुत ही प्यारा तरीके से समझाया। तब भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो और मेरे से नहीं हो पाएगा मेरे भाई। बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप लोग इस बार एग्जाम हॉल में तहलका मचा देंगे, खास करके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। मैंने जितना कुछ भी बताया हूं, अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक कर लिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त कि एग्जामिनर के अंदर में इतनी ताकत नहीं है कि इससे बाहर आपके पेपर में पूछ लिया जाए भाई।
ठीक है, चलिए मुलाकात करता हूं एक नया वीडियो में।